हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी धारणा सक्सेना अस्थाना। तो चलिए, क्विक रिवीजन की सीरीज चल रही है हमारी। तो आज शुरू करते हैं अनदर चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप विच इज़ डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक क्विक रिवीजन करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। तो आइए सबसे पहले देख लें कि डेथ ऑफ अ पार्टनर सिचुएशन में होता क्या है। Partnership comes to an end on the death of a partner, but the firm can continue its operation with the remaining partners who uh, can share who take share of the deceased partner in their old profit sharing ratio or in the agreed ratio। यानी कि वो सिचुएशन है जब किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है और फिर जो फर्म है यानी कि जो बाकी के रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैं दे कैन कंटिन्यू विद देयर ऑपरेशंस। वो आगे पार्टनरशिप के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और रिमेनिंग पार्टनर्स विद द रिमेनिंग पार्टनर्स हु टेक शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। ऑब्वियसली बात है, जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसका शेयर कंटिन्यू करेंगे। उसका शेयर कौन गेन करेगा? द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो डिसीज पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन द एग्रीड रेशियो। या तो ओल्ड रेशियो में डिसीज पार्टनर का शेयर को डिवाइड करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर, या फिर एग्रीड रेशियो में जो भी उनके बीच में आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उस रेशियो के बेसिस पर शेयर करेंगे। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पी क्यू आर, these three are partners with the ratio 5:3:2। मान लीजिए कि R की डेथ हो जाती है तो R का शेयर कितना है? 2/10 और 1/5। तो इसका जो शेयर है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दैट इज P एंड Q विल शेयर हिज शेयर इन प्रॉफिट्स, यानी 1/5 को P और Q लेंगे किस रेशियो में? ईदर देयर ओल्ड रेशियो विच इज 5:3, या तो अपनी ओल्ड रेशियो में लेंगे, और whatever is agreed between them, अगर उनके बीच में किसी रेशियो का अग्रीमेंट हुआ है तो उस रेशियो में गेन करेंगे डिसीज पार्टनर के शेयर। ऑलराइट, आइए आगे देख लें। जिस तरीके से एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स हुई थी, हमारे अकाउंट्स बनाते वक्त डिसोल्यूशन के टाइम पे एडजस्टमेंट हुई थी, हमारी एडजस्टमेंट बनाते अकाउंट्स को क्लोज करते वक्त एट द एंड ऑफ द ईयर, उसी तरीके से डेथ के टाइम पे भी हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो एक निगाह डालते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि अभी हमने देखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं, यानी कि जैसे हमारे एग्जाम्पल था, इसमें आर की डेथ हुई थी तो पी और क्यू ने आर के शेयर को अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिवाइड किया था इन देयर ईदर इन देयर ओल्ड रेशियो और इन देयर अग्रीड रेशियो। तो डेफिनेटली जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर की वो डिफरेंट होगी। तो दैट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट करते वक्त हमें डेथ के टाइम पे गुडविल की एडजस्टमेंट भी करनी होगी, अगर गुडविल बुक्स में अपेयर कर रही है तो भी, नहीं कर रही है तो भी। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि जिस डेट पे डिसीज्ड पार्टनर की डेथ हुई है उस डेट पे एसेट्स की क्या रीवैल्यू थी, क्या उनकी वैल्यू थी उस डेट पे, और लाइबिलिटीज का क्या रीअसेसमेंट था, यानी हमने तब तक कुछ पे किया, पार्शियल पे किया, क्या किया, वो सब हम जानेंगे। और उसके बाद हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे व्हेन वी आर अबाउट टू क्लोज द डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट फॉर एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, उनकी एडजस्टमेंट भी करनी होगी। देखिए, जब हमारी किसी पार्टनर की डेथ होती है, जैसे हमने ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, तो डेथ इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता कौन कब मर, किसी भी टाइम किसी भी दिन कोई भी इंसान मर सकता है। तो पार्टनर किस डेट पे डेथ हुई है ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही डेथ हो या फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में ही डेथ हो, उसकी डेथ कभी भी हो सकती है, राइट। तो जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं 1 अप्रैल, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड गोज अप टिल 31 मार्च। तो हो सकता है अगर हम फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट 2020, तो 2020 के बाद
जो है किसी डेट को भी, लेट्स सपोज 1 जुलाई को किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जब 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई और वी कैन से 30th जून तक उस पार्टनर ने काम किया हमारी फर्म के लिए, तो कितने मंथ हो गए, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स। 1 जुलाई को तो डेथ ही हो गई, या 30 जून भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 3 मोर मंथ्स के लिए उसने हमारे साथ काम किया। तो 3 मंथ्स में हमारी कुछ सेल्स भी हुई होंगी, या सेल्स नहीं हुई तो कुछ लॉसेस भी हुए होंगे, कुछ एसेट्स हमने कुछ लाइबिलिटीज हमने पे करी होंगी, कुछ एसेट्स हमने खरीदी होंगी, या हमारी कुछ वैल्यू डिप्रिशिएट हुई होगी किसी फिक्स्ड एसेट की। तो कुछ भी हो सकता है 3 मंथ्स में। तो 3 मंथ्स में ये सारी चीजें तो वर्कआउट हुई होंगी। तो उस 3 मंथ्स का सारी चीजों का जो हम चीजें अभी यहाँ देख रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, बैलेंस ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, डिटरमाइनिंग द अमाउंट। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये जो 4 चीजें हमने देखी, ये चारों चीजों का कुछ ना कुछ शेयर इन 3 महीने में भी पार्शियली प्रोराटा बेसिस पे आया होगा, करेक्ट। तो हम उस चीज की कैलकुलेशन करेंगे सो दैट डिसीज पार्टनर के साथ कुछ भी इनजस्टिस ना हो। इट मेक सेंस? ऑलराइट, तो ये इन सब चीज़ों का कंप्यूटेशन हम सीखेंगे, हमने सीखा है रादर। तो आगे देखिए, इसके बाद हमें जो चीज़ कंसिडर करनी है, एडजस्टमेंट जिसमें करनी है, वो है हमारी डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर। यानी इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हमको ये देखना है कि कितना अमाउंट हमें डिसीज्ड पार्टनर को देना है। डिसीज्ड पार्टनर तो क्योंकि अब रहा नहीं, तो डिसीज्ड पार्टनर की जगह पे हम उसके लीगल एयर को या हम उसके एग्जीक्यूटर को उसका अमाउंट पे करते हैं। ऑलराइट, तो ये हम देखेंगे, इसकी एडजस्टमेंट होगी। देन पेमेंट टू द डिसीज्ड पार्टनर, लीगल एयर एंड एग्जीक्यूटर, उसके लीगल एयर को और एग्जीक्यूटर को कितनी पेमेंट होगी ये हम देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इफ अग्रीड। अगर कैपिटल कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट हो रही है एज पर देयर अग्रीमेंट, तो हम उसकी भी एडजस्टमेंट को करेंगे। ऑलराइट, तो हमें इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करना है। सबसे पहली जो हमारी थी चीज़ वो क्या थी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए एक निगाह डालते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता है, जैसा हमने रिटायरमेंट में किया था, मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट को, सेम लॉजिक को हमें इस चैप्टर में भी फॉलो करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हमने रिटायरमेंट पढ़ा था तो क्या थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्जिस्टिंग और ओल्ड प्रॉफिट शेयर, यानी कि या तो पार्टनर्स का जो ओल्ड प्रॉफिट है या एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है, प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जो उन्होंने डिसीज्ड पार्टनर का शेयर गेन किया है, उसको जब आप उनके एग्जिस्टिंग शेयर में ऐड करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयर मिलेगा। एक बार और रिपीट करती हूँ, न्यू प्रॉफिट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर आप कैसे निकालेंगे, जो उनका एग्जिस्टिंग शेयर है, एग्जिस्टिंग रेशियो है, उसमें जब आप ऐड करेंगे उनकी गेनिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयर टेकन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर है, उस शेयर का जितना भी पोर्शन, जितना भी पार्ट हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर को दिया गया है, यानी कि उसने गेन किया है, उसको जब आप ऐड करेंगे ओल्ड उनके एग्जिस्टिंग शेयर में, तो आपको मिलेगा उनका न्यू शेयर। ऑलराइट, isn't it similar to what we have done in the retirement chapter? Isn't it? Yeah, it is. Let's see a note, quick note. It says share of the deceased partner is taken by the continuing partner in their gaining ratio. जैसे भी मैंने आपको बताया, जो deceased partner का share होगा वो continuing partner किस ratio में लेंगे, in their gaining ratio. Alright? तो गेनिंग रेशियो क्या बनता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है हमारा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयर, जो कि बड़ी वैल्यू होगी। ऑब्वियसली जो हमारे पास एग्जिस्टिंग था, हमने उसमें कुछ ऐड किया, तो अब जो न्यू शेयर आएगा दैट इज मोर देन द ओल्ड शेयर, इजंट इट। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी, न्यू प्रॉफिट शेयर में से जब आप माइनस करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयर, यू विल गेट योर गेनिंग शेयर और गेनिंग रेशियो। ऑलराइट, ओके।
Now let's move on to the next topic which is adjustment for goodwill. अब हम बात आती है हम गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करें, राइट? तो नेक्स्ट करते हैं एडजस्टमेंट फॉर गुडविल. गुडविल की क्या एडजस्टमेंट होगी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर. डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल हमें निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, जो फर्म की गुडविल की वैल्यू हमें दी रहेगी उसको हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट value of firm's goodwill into profit share of the deceased partner. But there is a note, just mind the note. Goodwill, if existing in the books, is written off by debiting all partners capital account including the deceased partner capital account. अगर goodwill books में already appear कर रही है तो आप क्या करेंगे, उसको पहले राइट ऑफ करेंगे. जैसे हमारे रिटायरमेंट के केस में था, अगर गुडविल हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी नहीं होती थी तो हम सबसे पहले उसको राइट ऑफ कर देते. राइट ऑफ की एंट्री क्या होती थी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट. सेम वे हम सारे पार्टनर्स के अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे विद गुडविल, जिसमें कि डिसीज्ड पार्टनर भी इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि उस गुडविल को अर्न करने में डिसीज्ड पार्टनर का भी रोल था. ऑलराइट. Thereafter, deceased partner capital account is credited with his share in goodwill as valued on the date of his death. उसके बाद हम deceased partner का goodwill का share उसको देंगे till the date of his death. Okay. Next is regarding the revaluation of asset and reassessment of liability. ये तो हमने सेम देखा था, हम बनाते थे revaluation account. हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा है, एडमिशन में भी सीखा है, रिटायरमेंट में भी सीखा है. सेम वे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, द डिसीज्ड पार्टनर्स डेथ. नेक्स्ट इज द रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. इसका भी ट्रीटमेंट सेम रहेगा एज इन द केस ऑफ रिटायरमेंट. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ. डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ. यानी कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल ए बी सी पार्टनर्स हैं जिसमें बी की डेथ हो जाती है. तो बी की डेथ होती है लेट्स सपोज 1 जून को, तो 1 अप्रैल से 1 जून दैट इज 31 अप्रैल, यानी कि 31 मई. So 1 अप्रैल से अप्रैल, मई एंड जून, 1 जून को उसकी डेथ हुई है, तो अप्रैल पूरा और मई पूरा, तो यानी 2 मंथ्स का जो उसका सब चीज़ों में शेयर होगा, गुडविल हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, उन सब चीज़ों में जो उसका पोर्शन है, जो उसका पार्ट है, जो वो डिजर्व करता है, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी. ऑलराइट. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ. तो उसके लिए क्या करेंगे, केस 1 इज इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज. अगर जैसे हमारे एग्जांपल में बी की ये एबीसी पार्टनर्स हैं, 5:3:2 इनकी रेशियो है, बी की डेथ होती है, तो ए और सी डिसाइड करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. यानी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या रहेगा, 5:2. इट इज नॉट चेंजिंग. तो दिस इज केस 1. तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अप्रैल से लेके 31 मई तक का 2 मंथ्स का जो भी प्रॉफिट का शेयर आएगा, उस शेयर को, सिंस इट इज नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि अभी भी 10 महीने बकाया है उस ईयर के, अभी भी सिर्फ 2 मंथ्स ही तो बिजनेस हुआ है, इसके बाद अभी 10 मंथ्स आर स्टिल टू गो टू डिसाइड प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन, इजंट इट. तो 2 महीने का जो प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, जो भी आया है, उसका हम वैल्यू निकाल के, उसका अमाउंट निकालने के बाद हम उसे किस में डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. Why suspense account? Why not profit and loss account? Because this is not the actual profit. We have calculated this profit on the basis of either past year's profit or on the basis of turnover basis. Okay, so it depends on the case, the agreement of the partnership.
जो भी पार्टनर्स की आपस में एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट इन दिस केस हमारा जो 2 महीने का प्रॉफिट है डिसीज पार्टनर का जो हमने शेयर निकाला है उसको हम नाम देंगे, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी विल नेम इट एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, let's see a note. The balance of profit and loss suspense account is shown in the asset side of the balance sheet. इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम कहाँ शो करेंगे? वी विल शो इट इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। also is transferred to debit side of profit and loss appropriation account at the end of the year. जब हम साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड में भी इस सस्पेंस अकाउंट को डालेंगे। Am I clear? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हमारा केस 1 क्या था? केस 1 था व्हेन डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इज प्रॉफिट, यानी कि जब डिसीज्ड पार्टनर का शेयर प्रॉफिट में आएगा तब हमारा ये ट्रीटमेंट होगा। लेकिन हो सकता है कि उस 2 महीने के दौरान हमें लॉस हुआ हो, हमारी कोई सेल्स ही ना हुई हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? आइए देखें। उस केस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू पास द रिवर्स एंट्री। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट होगा, इधर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। दैट्स इट, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ऑलराइट, एंड सिमिलरली वेयर विल वी शो दिस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस? When it is a loss, the balance of profit and loss expense account is shown in the liability side of the balance sheet, liability side of the balance sheet, and is transferred to the credit side of profit and loss account. जो हमने प्रॉफिट के केस में किया था, प्रॉफिट के केस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को एसेट साइड में डाला था बैलेंस शीट की, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में डाला था। उसका रिवर्स होगा बिकॉज इट इज अ लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम लाइबिलिटी साइड में डालेंगे बैलेंस शीट की, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे, शो करेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अभी हमने केस देखा था जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। पार्टनर्स की जो न्यू रेशियो है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट इज स्टिल द सेम। जो पार्टनर्स ने पुरानी शेयर करे थे वही इनकी रेशियो है। तो अब सेकंड केस है जब इनकी पार्टनर्स की रेशियो चेंज हो रही है, यानी कि इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि फ्यूचर में आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? आइए देखें। व्हेन डिसीज्ड पार्टनर्स, सॉरी दिस वी हैव कवर्ड, या इफ if the profit sharing ratio of the remaining partner changes, यहाँ पे remaining partners की profit sharing ratio change हो रही है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में again we have few cases. First is when deceased partner's share is a profit. जब deceased partner का share जो है वो profit होगा तो क्या entry होगी? Entry होगी profit and loss suspense account to deceased partner capital account. It is the same as it was in the previous case. Profit and loss suspense to deceased partner capital account, profit and loss suspense to deceased partner capital account. All right. Next is जो दूसरी रेशियो चेंज, अब क्योंकि पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की रेशियो चेंज हो रही है तो उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ किया है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमने गेनिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, तो डेफिनेटली वो डिसीज पार्टनर का शेयर गेन कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर रेशियो में, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और अगर हम बात करें इसकी कंबाइंड एंट्री की, तो कंबाइंड एंट्री क्या होगी? देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो अगर हम इसको स्ट्राइक ऑफ करें देन वी आर लेफ्ट विद गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दैट इज द कंबाइंड एंट्री। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप एक इन प्लेस ऑफ दीज टू एंट्रीज आप एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अनदर केस व्हेन डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इज अ लॉस। डिसीज पार्टनर का जो शेयर आ रहा है उन 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का, जो हमने पिछले एग्जांपल्स लिए, उसका शेयर जो है वो लॉस में है, यानी कि उस
दौरान फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ हमें लॉस हुआ है बिजनेस में, तो क्या एंट्री पास होगी? जस्ट द रिवर्स, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी कंबाइंड एंट्री भी क्या होगी? डिसीज पार्टनर, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है, दोनों को स्ट्राइक ऑफ करें, देन वी आर लेफ्ट विद डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज द कंबाइंड एंट्री फॉर दिस। ऑलराइट, आइए अब आगे देखते हैं। आगे हमें देखना है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर। जब हम डिसीज पार्टनर के अकाउंट को बनाते हैं, क्लोज करते हैं, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहली चीज़ है बाय बैलेंस BD, दिस वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ। देन बाय करंट ईयर क्रेडिट, इफ इट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस तो उसके करंट अकाउंट का बैलेंस भी हम यही दिखाएंगे। अगर उस पार्टनर ने लोन दिया है हमें, बिजनेस के दौरान उसने हमें लोन दिया था और जो अभी तक पे नहीं हुआ है, तो हम उस लोन को भी दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो कि अभी हमने कैलकुलेशन देखी, शेयर इन प्रॉफिट फॉर करंट ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, वो हम यहाँ शो करेंगे। डिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट शो करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज में प्रॉफिट में उसका शेयर शो करेंगे। जनरल रिजर्व का शेयर शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शेयर शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में, यानी कि जो उसका प्रॉफिट है उस पीरियड का, जितने महीने वो इस साल जिंदा रहा है, उस उतने टाइम का जो उसका प्रॉफिट करेंगे कैलकुलेट, उस पर अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं तो वो भी यहीं आएगा, और उसका सैलरी और कमीशन अगर उसको कुछ दिया जा रहा है तो वो भी यहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी डेबिट साइड पे हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अगर कोई डेबिट बैलेंस है उसके करंट अकाउंट का, अगर उसने हमें यहाँ पे लोन था जो हमने उससे लोन लिया है, ऑलराइट, यहाँ है जो उसने हमसे लोन लिया है, वो हम यहाँ शो करेंगे। रीवैल्यूएशन का लॉस अगर हुआ है तो वो शो करेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉस का शेयर, उसकी कोई ड्राइंग्स रही हैं वो, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अगर उसका लॉस हुआ है उस 2 महीने के या 3 महीने के दौरान इस साल के अंदर, करंट ईयर में अगर कुछ लॉस हुआ है तो वो यहाँ आएगा, प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ आएगा। देन गुडविल रिटर्न ऑफ और डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट से इसको हम क्लोज करेंगे, क्योंकि ना तो अब इसका लोन अकाउंट बनेगा, ना ही इसका बैलेंस CD आएगा, क्योंकि अब ये पार्टनर की डेथ हो चुकी है। तो इसका पार्टनर जो हम क्लोज करेंगे वो हम उसके एग्जीक्यूटर के नाम से क्लोज करेंगे, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, दैट इज आवर गोइंग टू बी आवर बैलेंसिंग फिगर। ऑलराइट, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जब डिसीज पार्टनर की फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करनी होती है तो क्या 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इन लमसम, यानी कि हम एट वन गो उसका जितना भी अमाउंट अभी हमने निकाला था एग्जीक्यूटर्स अकाउंट का, ये वाला अमाउंट जो हमने निकाला था, तो ये वाला अमाउंट उसका हम पे करेंगे इधर इन द वन गो, यानी कि हम उसे लमसम में पे कर देंगे। तो लमसम में पे करने के लिए वन शॉट एंट्री होगी विच इज डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब हम उसकी पेमेंट उसके लीगल एयर को कर रहे हैं, उसके एग्जीक्यूटर को कर रहे हैं, तो हमारी बुक्स में उस एग्जीक्यूटर का नाम आ जाएगा, डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सिंपल, हमने उसको पैसा दिया है इसलिए कैश इज गोइंग आउट और थ्रू बैंक वी आर पेइंग, देन वी हैव credited the bank account, deceased partner executors account to bank account. All right, our deceased partner executor is a real account, तो उसका रूल क्या होता है? debit the receiver and he is the receiver, so debit the receiver and credit what goes out, it is the real account. All right, okay, then another case is, another way of making the full and final settlement is in installments. installment में अगर हम पे कर रहे हैं तो पहली एंट्री जो आएगी वो आएगी इंटरेस्ट की, जब हमने उसका इंटरेस्ट ड्यू किया है। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और जब उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं हम तो डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इट इज द सेम, पेमेंट के टाइम पे सेम है बट द अमाउंट आर गोइंग टू बी डिफरेंट। इसमें हम वन गो में पे कर रहे हैं लमसम अमाउंट, इसमें हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस। ओके, एंड सिंस इट इज एन इंस्टॉलमेंट तो उसका इंटरेस्ट भी हमें देना होगा, तो इंटरेस्ट की एक एडिशनल एंट्री पास हो जाएगी विच इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, एंड देन फाइनल इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते हुए डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट topic. It is computation of share of profit or loss of deceased partner for the current year till the time of death. जो कि अभी हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जो अमाउंट की कैलकुलेशन होती है, अब वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू वेज, टू मेथड्स, एंड इट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि आप जो पार्टनरशिप फर्म है वो कौन सा मेथड फॉलो कर रही है. फर्स्ट मेथड होता है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस. टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. तो टाइम बेसिस का मतलब है पिछले साल का प्रॉफिट और लॉस की जो भी कंडीशन रही है उसके बेसिस पे हम इस साल उतने मंथ्स के लिए, जितने मंथ्स तक पार्टनर ने काम किया है, डिसीज्ड पार्टनर रहा है हमारे साथ, उतने मंथ्स का प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे और उसमें से उसका शेयर निकाल के उसका प्रॉफिट और लॉस का शेयर निकालेंगे डिसीज्ड पार्टनर का. तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर एक दिया है 48,000. डिसीज्ड पार्टनर का शेयर हमें दिया है 3/10. डेथ हैपेंड 2 months आफ्टर द क्लोज ऑफ प्रीवियस ईयर. उसकी जो डेथ हुई है वो प्रीवियस ईयर के क्लोज होने के 2 महीने बाद हुई है, यानी कि इस 2 months का हमें कैलकुलेट करना है उसका प्रॉफिट या लॉस का शेयर. और प्रॉफिट फॉर 2 months हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे. तो जैसे कि मैंने बताया कि वी आर कैलकुलेटिंग इट ऑन टाइम बेसिस, हम उसको टाइम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं. तो हम एवरेज निकालते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का. तो पिछले ईयर के बेस के प्रॉफिट के बेस पे हम इस 2 months का, करंट ईयर के 2 months का प्रॉफिट निकाल रहे हैं. तो क्या होगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट क्या था 48,000 इंटू 2 months का 2/12 हम उसका पार्ट निकालेंगे. तो हमारा आएगा 8,000 रुपीज आया हमारा. अब 8,000 में डिसीज पार्टनर का शेयर क्या है होगा, तो 8,000 इस 2 month का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया है. 8,000 इज द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 2 months ऑफ करंट ईयर. एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर, this is estimated profit for 2 months of the current year. तो उसका डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है 3/10. तो 8,000 इंटू 3/10 इज 2,400. यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जाएगा अमाउंट, दैट इज गोइंग टू बी 2,400 फॉर द डिसीज्ड पार्टनर. ऑल राइट, देन वी हैव अनदर केस और अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस share of profit for the current year. Another method is estimation of profit on turnover basis. Turnover basis जैसे कि हमें नाम बता रहा है, यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशन होगी, पिछले केस में कैलकुलेशन हुई थी टाइम बेसिस के ऊपर. पिछले साल का जो हमारा प्रॉफिट था टाइम के बेसिस पे, उसके बेसिस पे हमने इस साल के 2 महीने का कैलकुलेट किया था. अब इस पर्टिकुलर केस में हमारी जो कैलकुलेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी ऑन द टर्नओवर बेसिस, सेल्स के बेसिस पे. यानी पिछले साल की जो सेल्स रही हमारी उसके बेसिस पे उसका एवरेज निकाल के 2 months का या वट एवर द पीरियड ही वॉज सर्वाइव्ड, ही वॉज विद अस, जो डिसीज पार्टनर है, उसका कैलकुलेशन करेंगे. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर्स प्रॉफिट. पिछले साल का प्रॉफिट कितना रहा ऑन लास्ट ईयर की सेल. यानी अगर हमारे पिछले साल की सेल के ऊपर इतना प्रॉफिट रहा है तो इस साल की सेल टिल द डेट ऑफ हिज डेथ हमें पता होगी डेफिनेटली. एंड इनटू प्रॉफिट शेयर, यानी कि डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा फॉर दीज 2 months और whatever many months, like whatever number of months he was alive. तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अ पार्टनर डाइज ऑन 1st June 2020 विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. उसकी डेथ हुई है 1st June को, यानी हमारी बुक्स अगर 31st March को क्लोज हुई है तो टिल 1st June हाउ मेनी मंथ्स ही वॉज अलाइव, अप्रैल, मई, जून 1st को तो वो एक्सपायर ही हो गया.
तो अप्रैल एंड मई, दैट मीन्स फॉर 2 months ही वॉज अलाइव इन द करंट ईयर। तो 2 months का हमें निकालना है। सेल्स पिछले साल की रही है 12 लाख, प्रॉफिट पिछले साल का रहा है 2,40,000, यानी 2,40,000 का प्रॉफिट रहा है ऑन 12 लाख ऑफ सेल्स। तो हमें इस साल की सेल्स दी है अप्रैल और मई के महीने की, वो है 3 lakhs। तो हमें निकालना है डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इज डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करिए लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स सेल्स वर 12 lakh into sales till the date of death, that means 2 months की सेल हमें दी गई है 3 lakhs की, into प्रॉफिट शेयर, उसका जो प्रॉफिट शेयर है जो कि रहा है 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, जो 2 महीने के लिए वो अलाइव रहा है। ऑलराइट, इसको निकाल लेते हैं। $15,000, यानी कि 15,000 की उसकी इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट जाएगा। ऑलराइट, ओके, आइए आगे बढ़े। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, जब हमने देखा था व्हेन डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल, जब उसका शेयर कैपिटल से एडजस्ट हो रहा है, यानी कि इसको इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं देयर इज नो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, या ये बोल सकता है कि विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, या तीसरा तरीका बोलने का है थ्रू एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। 3 of them mean the same, तीनों का मीनिंग सेम है, सेम एंट्री पास होगी, बट कहने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला तरीका है, पहला क्या बोल सकता है वो, विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। सेकंड बोल सकता है थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बोल सकता है विदाउट रेजिंग द गुडविल अकाउंट, या बोलेगा कि वहाँ गुडविल अपीयर ही नहीं कर रही है, द गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। आपको कुछ भी बोलेगा, मीनिंग तीनों का सेम है। तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी हमारी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि सिंपल लॉजिक फॉलो हो रहा है जो हमने रिटायरमेंट के केस में देखा था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यही होता था। अब इस केस में सैक्रिफाइस की बात तो नहीं हो रही है, बट रिटायरमेंट के केस में क्या होता था, गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर होता था, राइट। इस केस में क्योंकि रिटायरमेंट नहीं हो रही, डिसीज्ड डेथ हो रही है पार्टनर की, बट लॉजिक तो सेम है, वो भी फर्म छोड़ के गया था, रिटायरिंग पार्टनर भी फर्म छोड़ के गया था, और डिसीज पार्टनर भी फर्म छोड़ के जा रहा है, लॉजिक सेम है, तो एंट्री भी सेम रहेगी। तो द एंट्री शुड बी गुडविल अकाउंट, सॉरी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, ओके, एंड देन व्हेन द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू गुडविल अकाउंट। अब यानी कि opening the goodwill account, goodwill is appearing in the books, या adjustment through goodwill account, it means the same, again कहने का तरीका different है। तो उस केस में सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ओल्ड गुडविल को रेज करेंगे, यानी जो गुडविल दी गई है बुक्स में उसको आप रेज करेंगे। रेज करने का मतलब है आप तीनों पार्टनर्स में, या जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग द डिसीज्ड पार्टनर, आप सबको वो गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, ओके। एंड जो लास्ट एंट्री हम पास करेंगे दैट विल बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे आप राइट ऑफ कर रहे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इजंट इट? सो विद दिस हमारी डेथ ऑफ पार्टनर की रिविजन भी ओवर होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस चैप्टर, आपकी क्विक रिवीजन जो है इस चैप्टर की, आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा इसने। इन केस आपको कोई टॉपिक है, सब टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, या आपको एक बार और एक्सप्लेनेशन चाहिए उस पर,
please write into me in the comment box and I will try to solve your query as early as possible. Thanks a lot and have a nice day.